हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपकी यूपीएससी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो है 5 जनवरी 2026 मंडे की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। हमारा ये डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। इसमें हम पॉलिटी आयर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इसके साथ जियोग्राफी, ये हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इनसे रिलेटेड हम जो न्यूज़ आती हैं डेली की, उनको हम कवर करते हैं डेली करंट अफेयर बेसिस पर, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन न्यूज़ को देखते हैं। हमने कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या था? विच स्टेट इज मूविंग टुवर्ड्स लीगलाइजिंग एंड रेगुलेटिंग कैनाबीज कल्टीवेशन, यानी कि कैनाबीज कल्टीवेशन की यहाँ पर बात हुई है कि कौन सी जो है स्टेट है, यानी कि वो इस कल्टीवेशन को एक तरह से रेगुलेट करने वाली है। ठीक है, मतलब कि उन्होंने इस कल्टीवेशन को लीगल कर दिया है, कैनाबीज को। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस है पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं हमारी आज की फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज क्या है? अब देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर जो आजकल न्यूज आ रही है वो आईआर से रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूज हमें देखने को मिलती है। हर एक सेक्शन में ही हम देख लेते हैं। तो अब देखिए, बांग्लादेश विल नॉट ट्रेवल टू इंडिया फॉर T20 वर्ल्ड कप ओवर सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब देखिए, बांग्लादेश का और जो मतलब कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला था भारत, मतलब होने वाला है भारत में, उसके लिए जो बांग्लादेश है वो सिक्योरिटी सॉरी माफ कीजिएगा, वो सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर, ठीक है, बांग्लादेश जो है वो उनके खिलाड़ी, उनकी टीम कह रही है कि हम इंडिया में नहीं आएंगे। ठीक है, जो कि को होस्टेड किया जा रहा है ये T20 वर्ल्ड कप, जो जिसको इंडिया यानी कि भारत और श्रीलंका होस्ट करने वाला है। तो इसी तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये अनाउंस कर दिया कि वो इंडिया नहीं आएंगे। अब देखिए, इससे हमें पहली बात क्या पता चलती है कि जैसे भारत जो है, भारत की कोई भी अगर टीम अगर ये कह दे कि हम पाकिस्तान में अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर नहीं जाएंगे, यानी कि सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम पाकिस्तान में कोई भी मैच खेलने नहीं जाएंगे, हालांकि भारत ने ऐसा बहुत बार कहा भी है। तो इसी तरह जो है बांग्लादेश ने भी भारत के लिए कह दिया, यानी कि इसका मतलब हमें साफ साफ दिखाई देता है कि जो तनाव है बांग्लादेश और इंडिया के, वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अब जो उनकी ये जो एक तरह से खेल में भी, हमें गेम्स में भी ये चीज देखने को मिल रही है। तो बांग्लादेश को अपने शुरुआती ग्रुप स्टेज मैच जो है भारत, कोलकाता और मुंबई में खेलने थे, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा है कि जो है ये 7 फरवरी से शुरू होने वाला है मैच, और उन्होंने कहा है कि हम भारत में नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखिए, बांग्लादेश जो टीम है वो भारत नहीं जा रही है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो सुरक्षा, और उन्होंने कहा खिलाड़ियों की सुरक्षा के कारण बताया गया। जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने क्या चीज कही है कि अभी जो प्रेशर में हालात देख रहे हैं उसमें टीम में भारत, मतलब टीम को भारत में भेजना सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा हम अपने जो प्लेयर्स हैं उनकी सुरक्षा को, उनकी मानसिक स्थिति को सबसे ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमें पता ही है। अब देखिए, एक तो क्या है कि बांग्लादेश जो है वो चाइना का, उसका झुकाव जो है वो चाइना की तरफ लगातार हमें दिख रहा है, और दूसरा अभी जो वहां पर अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम गवर्नमेंट है, वो प्रो चाइना है, यानी कि एक तरह से वो चाइना को फुली सपोर्ट करती है और चाइना की वो बात करती है जो अभी जो गवर्नमेंट है वहां बांग्लादेश में। तो इसी तरह दूसरा ये है, आपको जैसे पता ही है कि जो शेख हसीना जब तख्ता पलट हुआ था तो शेख हसीना भारत आई थी। अब वहां के कुछ जो वहां पर मतलब कि अभी जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि भारत शेख हसीना को वापस लौटा दे, लेकिन भारत क्यों नहीं लौटाना चाहता? अब देखिए, कई लोग ये सोचते होंगे कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, यानी कि भारत उस एक यानी कि नेता के लिए या फिर एक ही व्यक्ति के लिए इतने मतलब बड़े देश के साथ दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है, यानी कि उनको बांग्लादेश में जो है शेख हसीना को लौटा क्यों नहीं जाता, मतलब लौटा क्यों नहीं देते, ऐसा कई लोग सोचते होंगे। अब देखिए, इसको थोड़ा गहराई से समझना। अब मान लीजिए अगर कोई देश, मान लो कोई देश में कुछ भी ऐसी घटना होती है, तो वहां का कोई भी नेता या फिर कोई भी व्यक्ति अपनी जान बचाकर भारत में आता है या फिर किसी और देश में चला जाता है। मान लीजिए भारत में आई वो शेख हसीना, अब उनको यहाँ पर सिक्योरिटी फील हुई, यानी कि उनको सिक्योर लगा तो वो यहीं पर रुकी। अब अगर मान लीजिए कि जो भारत है वो बांग्लादेश में जो शेख हसीना उसको वापस लौटा देता है,
तो इससे क्या होगा दोस्तों, अब देखिए एक तो पूरे विश्व में जो है भारत की छवि खराब होगी। छवि कैसे खराब होगी, अब देखिए मान लीजिए किसी और देश में, कल को वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं, उन देशों में किसी में भी ऐसा हो जाता है जिनके नेता ये मानते हैं कि हम बचने के लिए, यानी कि हम भारत जा सकते हैं, लेकिन अब भारत ही उनको मरवाने के लिए वहां वापस भेज दे, जैसे कि शेख हसीना को अभी फांसी की सजा हुई है, अगर ऐसा करने के लिए फिर उन्हें वापस भेज दिया जाता है, इट मीन्स कि बाकी जितने भी विश्व के नेता हैं उनका विश्वास उठ जाएगा भारत से। तो जितने भी विश्व के लीडर्स हैं अलग अलग, उन्होंने क्या सोचना है कि भारत जाने का कोई फायदा नहीं, मतलब भारत के साथ जो रिलेशन है, सभी कंट्रीज अपने रिलेशन खत्म करने या फिर कम करने की कोशिश करेंगे कि भाई हम तो बचकर निकले थे लेकिन अब भारत ने फिर से हमें मतलब मरवा दिया। तो इसी वजह से भारत के अपने कुछ जो है एक तरह से प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स पर चलता है भारत की जो विदेश नीति है, उसके तहत ये मतलब ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात, अब देखिए मान लीजिए कि शेख हसीना को हमने भेज दिया बांग्लादेश में, कल को फिर से वहां पर जो सत्ता में शेख हसीना आ जाती है, तो आप खुद सोचिए क्या शेख हसीना भारत के साथ अच्छे रिलेशन रख पाएगी फिर? अगर मान लीजिए कि उनको हमने वहां पर भेज दिया लेकिन वहां पर किसी कारणवश वो वहां पर बच जाती या फिर उनको सजा नहीं होती, फिर से वो सत्ता में आ जाती। अब देखिए ये राजनीति एक ऐसी चीज है, इसमें लोग सत्ता में आते रहते हैं फिर पलटते रहते आते रहते हैं, ऐसा बहुत बार हमें देखने को मिला है, भारत में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसी चीज को लेकर भारत इसी सिद्धांतों को लेकर ही वहां शेख हसीना को वापस नहीं भेज रहा है। तो इसी कारण जो है वहां के बांग्लादेश के कुछ लोग काफी ज्यादा नाराज हैं कि भारत जो है वो शेख हसीना को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब वहां पर जो है शेख हसीना के जो मतलब विपरीत जो उनके विपक्षी पार्टी है, अब सत्ता उनकी है। जब वो सत्ता से हट जाएगी फिर से जब कोई और पार्टी आएगी तो उनके कुछ और ख्यालात हो सकते हैं। यानी कि जिस पार्टी की हम बात करें, पार्टी या फिर हम जिस सत्ता की बात, जिस सरकार की बात करें, जिस तरह की सरकार होगी उसी तरह के रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आईसीसी को अनुरोध क्या किया है, मतलब कि बांग्लादेश की जो वहां पर क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने कहा है कि जो मैच का स्थान है वो बदल दिया जाए। इसके अलावा बांग्लादेश के जो T20 वर्ल्ड कप है उनमें से मैचों को भारत से हटाकर दूसरे देश, उन्होंने कहा कि आप श्रीलंका में मतलब ये मैच ऑर्गेनाइज कर लो, वहां पर श्रीलंका में आ जाएंगे वो। तो इसी तरह उनकी डिमांड की जा रही, कहा जा रहा है कि टीम को सुरक्षित वातावरण में ही खेलना चाहिए। हालांकि ये बात सही भी है कि अगर कोई खेल हो रहा है तो उसको हमेशा ही जो सेफ इन्वायरमेंट होता है, जो सुरक्षित होता है एरिया, वहीं पर ही उसको जो है मतलब कि खेलना होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए कई बार क्या होता है किसी कंट्री में, हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, भारत की अगर मान लीजिए टीम जो है क्रिकेट टीम जो है अब चली गई है वो पाकिस्तान में, अब वहां पर उनको जो है अपनी सिक्योरिटी को लेकर ही वो एश्योर नहीं है कि हम सिक्योर हैं या फिर नहीं। तो इसी तरह हर एक जो मतलब टीम रहती है या फिर हर एक जो व्यक्ति होता है वो खुद की जान को सबसे ऊपर रखता है कि हमें हमारी जान बचानी है। तो इसी वजह से अब इसमें आईसीसी जो इंटर नेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है, उन्होंने क्या कहा, अभी तक कोई भी बयान नहीं आया उनका इस चीज को लेकर, लेकिन इस मुद्दे पर अभी वो विचार कर रहा है। हो सकता है जो पूरा मैच का वेन्यू वो बदल दिया जाए, यानी कि किसी और जगह पर पूरे मैच को एक तरह से स्थानांतरित कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह ये हमें अब जो है बांग्लादेश और भारत में राजनीतिक तनाव देखने को, राजनीतिक तनाव के चलते सुरक्षा चिंताएं भी देखने को मिल रही। हालांकि भारत में ऐसी उनके टीम के साथ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्व लेवल पर दिखा दिया है कि वो किस कदर भारत से जो है अब तनाव मतलब बढ़ चुके हैं कि वो अपनी टीम को भी भारत में नहीं भेजना चाहते मैच खेलने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है, इंडिया रशियन ऑयल इंपोर्ट्स एट 6 मंथ हाई इन नवंबर। यानी कि भारत का जो रशिया इंपोर्ट है, रशिया से हम रूस से जो तेल आयात कर रहे हैं वो 6 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर यानी कि हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। आप यहाँ पर पूरा ग्राफ देख सकते हैं, ये देखिए नवंबर 2024 से शुरू होकर नवंबर 2025 तक, यानी कि पूरे यहाँ पर नवंबर, फिर जनवरी, फिर मार्च, ये एक तरह से 2-2, 3-3 मंथ के गैप पर है। अब जो है वो 7.7 नवंबर 2025 का जो इंपोर्ट जब डेटा चेक किया गया तो 7.7 जो है वो बढ़ चुका है। इसके अलावा इससे क्या साबित होता है कि भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार अभी भी बना हुआ है, यानी कि हम जो है सबसे बड़ा जो ज्यादा तेल है हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं रशिया से, इससे ये चीज हमें पता चलती है। इसके अलावा चीन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा, यानी कि सबसे पहला जो है वो चाइना
फर्स्ट नंबर पे है जो रशिया से तेल इंपोर्ट करता है, दूसरा जो है वो भारत है। अब देखिए तेल आयात जो है लगातार क्यों बढ़ा है। इसके अलावा अब देखिए रूस का तेल जो वो हमें कई बार छूट पर मिल जाता है, यानी कि हमें बहुत सारी उसमें छूट मिल जाती है रूस के तेल से। तो इसी तरह खास करके अब देखिए पश्चिमी देशों के द्वारा, मतलब पश्चिमी देशों पर प्रतिबंध लगे होते हैं। इसे भारत के जो रिफाइनर है इसे सस्ता खरीद सकते हैं, यानी कि मान लीजिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन पर किसी प्रकार के कोई भी प्रतिबंध लगा दिए गए वेस्टर्न देशों पर, यानी कि तेल के लिए। इसी तरह भारत को जो है अब रशिया से तेल जो है वो सस्ता और किफायती रेट्स में मिल सकता है। इसी वजह से भारत जो है रशिया से तेल ज्यादा खरीदना जो है प्रेफर करता है। इसके अलावा थोड़ा नजदीक होने के कारण हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो भी हमारे यहाँ पर खर्चा इसमें कम आ सकता है। इसी तरह इसके अलावा अमेरिका और मतलब अमेरिका के जो प्रतिबंध लगाए गए हैं रशिया पर, तो अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने रूस के जितने भी तेल उत्पादक जैसे कि जो रॉसनेफ्ट, इसके अलावा लुकोइल जैसे जितनी भी कंपनीज हैं उन पर प्रतिबंध लगाए हैं, सख्त प्रतिबंध। क्यों? ताकि जो रूस का ऊर्जा की जो आमदनी है उसको कम किया जा सके। और ये सब ट्रंप कहते हैं कि हम रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने के लिए कर रहे हैं, ताकि जो रूस है वो लगातार ताकतवर ना बने, उसकी आमदनी, उसकी आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब हो जाए कि वो हथियार ना खरीद पाए, कि वो हथियार बना ना पाए, कि वो अपनी सेना को युद्ध में ना धकेल पाए। इसी वजह से जो रूस है, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए जो ट्रंप है, या फिर ट्रंप के साथ हम कहें यूरोपियन यूनियन या फिर जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं पूरी, तो उनके द्वारा जो है रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाए जाते रहे। इसके चलते ही ट्रंप ने भारत को भी कहा था कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दीजिए और वरना वो आप पर टैरिफ लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ही किया ट्रंप ने। हमने जब रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, क्योंकि हमारी भी तो कुछ ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतें हैं, हम भी तो ऊर्जा सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं जैसे बाकी कंट्रीज रखना चाहती, उसी तरह। तो फिर ट्रंप भाई साहब ने क्या किया, हम पर जो है पहले 25% टैरिफ था, अब उसको बढ़ाकर जो है फिर 25 ऐड कर दिया, मतलब टोटल 50% हमारे जो उत्पाद थे उन पर टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने। यानी कि अब जो हमारा सामान अमेरिका में जाता है उस पर 50% टैरिफ लगता है, और जाते जाते इतना महंगा हो जाता है कि अमेरिका की जितनी भी कंपनीज है या फिर अमेरिका के जो जितने भी वहां पर जो ट्रेडर्स है वो हमारा भारत का सामान कम खरीदते हैं। इससे क्या हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना, मतलब एक तरह से वो बिगाड़ना चाहते थे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, भारत फिर भी अपनी स्थिति को बनाए रख सका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ हमारी। नेक्स्ट न्यूज क्या है, सेंटर टू अलाउ मल्टीपल एयरपोर्ट्स इन मेजर सिटीज, सिविल एविएशन मिनिस्टर, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने क्या कहा है कि केंद्र सरकार की एक नई एयरपोर्ट नीति आई है। उन्होंने कहा है कि प्रमुख शहरों में कई हवाई अड्डों को अनुमति दी जाएगी, यानी अब जो नए हैं एयरपोर्ट्स हैं वो बनाए जाएंगे। हमारे जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू, उन्होंने ये चीज कही है, ये जो है मतलब कि अनाउंसमेंट की है। इसके अलावा जो सरकार है वो कुछ प्रमुख शहरों में हवाई अड्डों की अनुमति देगी। अब देखिए निर्णय क्या लिया गया, केंद्र सरकार, इससे ज्यादा सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा बड़े शहरों में, यानी कि जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनमें जो है हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। इसके अलावा यातायात, इससे क्या होगा, यातायात और उड़ानों की जो आवश्यकता है उनको पूरा किया जा सकता है। पहले कुछ नियमों के कारण नए एयरपोर्ट बनाना आसान नहीं था, लेकिन अब जो है पूरी नीति में बदलाव किया जा रहा है जिसके कारण ये संभव बनाया जा रहा है। अब देखिए बदलेगा क्या, सबसे पहला ये है 150 किलोमीटर तक जो है वाला नियम ये हटाया जा रहा है। मतलब कि पहले नए हवाई अड्डे को किसी दूसरे एयरपोर्ट से कम 150 किलोमीटर की दूरी पर होना था, मतलब होना जरूरी था, ये कंपलसरी था कि 150 किलोमीटर की दूरी तक सिर्फ एक ही एयरपोर्ट होगा, उसके बाद फिर 150 किलोमीटर दूरी पर दूसरा एयरपोर्ट। इसी तरह अब अगर किसी शहर का मुख्य एयरपोर्ट जो है वो पूरी क्षमता तक काम कर रहा है, यानी कि पूरी तरह से सैचुरेट हो चुका है, यानी कि एक तरह से वो संतृप्त हो चुका है, तो यह नियम लागू नहीं होगा और ना ही और पास ही नए एयरपोर्ट को अनुमति भी मिल सकती है। इसके अलावा दूसरे हवाई अड्डों को भी प्रोत्साहन देना। सरकार क्या चाहती, जैसे जैसे ये जो यात्रा यानी कि ट्रैवल की जो डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है ये और भी बढ़ती जाए, ताकि बड़े शहरों में दूसरा या तीसरा एयरपोर्ट विकसित किया जा सके।
ताकि भीड़ कम हो एक एयरपोर्ट पर। अगर मान लीजिए कि आप 150 किलोमीटर में वह एरिया काफी ज्यादा वहां के लोग ट्रेवल करते हैं, यानी कि वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है, लेकिन उसमें जो क्षमता है वो कम है, उसमें भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है, तो उसके पास दूसरा एयरपोर्ट भी, उसको भी मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। कुछ नए हवाई अड्डों का प्रस्ताव पहले से भी जारी है, जिसमें क्या उन्होंने कहा है, ये कौन से स्टेट्स हैं, इसमें जो है मुंबई में एक एयरपोर्ट न्यू बन सकता है, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, इसके साथ गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट जो है, चेन्नई के पास, इनके लिए कुछ योजनाएं जो है ये अभी सामने आई हैं। यानी कि पहले भी इस चीज पर बातचीत की जा रही है, मतलब इस पर सलाह की जा रही, लेकिन अब उनका ऑफिशियली ये बयान आ चुका है कि अब नए एयरपोर्ट से उनको मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा ऐसा कदम क्यों लिया गया? सबसे पहले तो जो देश है उसमें विमानन एविएशन डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। जितने भी हवाई अड्डे अभी हैं बड़े बड़े, उनका यात्रियों का आना जाना वहां पर बहुत ज्यादा, यानी कि भीड़ रहती है लगातार। इसके अलावा अगर देखें तो जितनी भी एयरलाइंस है, जैसे हमने अभी देखा था इंडिगो एयरलाइंस में अभी क्राइसिस हमें देखने को मिले, उसके बाद 3 न्यू एयरलाइंस की हम मतलब बनाई, ये 3 न्यू एयरलाइंस जो स्थापित की गई। अब उनको बढ़ावा देने के लिए अब उनको नए एयरपोर्ट्स की भी जरूरत है, यानी कि संख्या जो है, उड़ानों की संख्या को बढ़ाना होगा। तो इसी तरह ये जो है इससे क्या होगा, सबसे पहले तो ज्यादा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय जो फ्लाइट्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भीड़ कम हो सकती है, भारत जो है वो एक डेवलप नेशन की तरफ बढ़ सकता है, इससे भी कहीं ना कहीं आमदनी जरूर होगी भारत को। यानी कि अगर कोई भी ऐसे एयरपोर्ट या कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उससे क्या है, गवर्नमेंट को आमदनी राजस्व मिलता है, जिससे जो गवर्नमेंट है वो अपने जितने भी सरकारी काम वो कर सकती है। इसके अलावा रोजगार लोगों को मिलेगा, निवेश के मौके भी बढ़ जाएंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है कंपनीज इनमें इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करेंगी। तो इसी तरह ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है, वेनेजुएला क्राइसिस अनलाइकली टू हिट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। यानी कि अभी हमने देखा वेनेजुएला में जो क्राइसिस है, अब देखिए क्राइसिस क्या है। सबसे पहले ये देखिए 3 जनवरी को क्या हुआ कि अमेरिका ने मतलब वेनेजुएला पर डायरेक्टली हमला कर दिया, अटैक किया, और उनके जो राष्ट्रपति थे मादुरो उनके जो राष्ट्रपति थे उनको, निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया और उनको न्यूयॉर्क लेकर गए हैं। इसी बीच अमेरिका ने वेनेजुएला में जो नियंत्रण स्थापित करने की बात कही। इसके अलावा तेल की संपत्तियों को फिर से रेगुलेट करना, यानी कि अभी बयान आया था 1-2 दिन पहले ही ट्रंप का, कल ही बयान आया था कि अब जो है पूरी तरह से वेनेजुएला में जितनी भी वहां पर जो बर्बादी हुई है, या फिर जितने भी जो तेल के जितने भी वहां पर एक तरह से रिजर्वेशन, इसके अलावा हम वहां पर अगर देखें सॉरी रिजर्वेशन नहीं, तेल के वहां पर जो भंडार हमें मिल रहा है, मतलब उनको मिल रहा है, तो उन्होंने कहा वो पूरी तरह से अब जो है अमेरिका उसको संचालित करेगा, तब जब तक कोई वहां पर और गवर्नमेंट या फिर कोई नया उसको जो है राष्ट्रपति नहीं बन जाता। तो इसी तरह अमेरिका ने अब जो है, यानी कि ट्रंप उसको संचालित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसका यही बिल्कुल यही उसका एजेंडा था कि अब वहां पर जो इतने ज्यादा तेल भंडार हैं वेनेजुएला में, उस पर पूरा नियंत्रण जो है वो अमेरिका का हो जाए। अब देखिए भारत और वेनेजुएला के बीच हम यहाँ पर अगर बात करें व्यापार की, भारत और वेनेजुएला के बीच ऐतिहासिक रूप से ऊर्जा संबंध लगातार बने रहे हैं, यानी कि ऊर्जा के संबंध भारत और वेनेजुएला के बीच अच्छे ही रहे हैं। इसके अलावा भारतीय कंपनियों की जो परियोजनाएं वहां पर मौजूद थी, यानी कि वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदता था भारत 2000 और 2010 के दशक में, अब नहीं बल्कि पहले 2000 और 2010 के दशक में खरीदता था। वहां पर कुछ कंपनियां भी थी भारत की, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए गए, जिसके कारण क्या था, भारत और वेनेजुएला के जो तेल और जो भी व्यापार था वो काफी कम हो चुका था। अब अगर हम देखें भारत का वेनेजुएला से कुल आयात लगभग 364.5 मिलियन डॉलर रहा, जिसमें अधिकतर मोस्टली कच्चा तेल ही था। इसके अलावा पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम है। अब देखिए भारत का जो वेनेजुएला का निर्यात, यानी कि वेनेजुएला को भारत जो निर्यात करता है कुछ भी सामान, वो भी काफी लिमिटेड सा है, इतना ज्यादा नहीं, सिर्फ 95.3 मिलियन डॉलर है। तो इसी तरह वेनेजुएला का जो एक तरह से वहां पर जो संकट है, भारत को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाले, कोई भी उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अब देखिए यहाँ पर एक
ओपेक मेंबर क्या है? ओपेक क्या है? यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं कंट्रीज, ये उनका एक ग्रुप है। वेनेजुएला इसका मेंबर है। और अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट लार्जली डोमिनेट्स द ग्लोबल ऑफ ऑयल मार्केट, यानी कि ऑयल मार्केट को एक तरह से डोमिनेट करने वाला एक वेनेजुएला एक कंट्री है। हाउएवर वेनेजुएला करंटली प्रोड्यूसेस अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल कंपेयर्ड विद द अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस, यानी कि जितने भी तेल उत्पादक कंट्रीज हैं उनमें जैसे भी अभी जो प्रेजेंट में अगर हम देखें तो वेनेजुएला उससे अगर हम उसको थोड़ा कंपेयर करें तो जो मतलब बहुत ही कम उत्पादन करता है वेनेजुएला, लेकिन फिर भी हम अगर देखें तो वेनेजुएला में बहुत बड़े भंडार हमें तेल के देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ये पूरा जो है मतलब मामला शुरू हुआ, जिसके कारण पूरा अमेरिका का ये जो तनाव बढ़ा वेनेजुएला के साथ। हालांकि ये ट्रंप की ये पहली बार ऐसा नहीं है। ट्रंप जो अपने पहले कार्यकाल में यानी कि 2010 से 14 के बीच जब ट्रंप का पहला कार्यकाल था तो उस समय पर भी जो है ट्रंप ने ये चीज कही थी कि मतलब कि वो तेल के मतलब इन तेल की जो वहां पर रिफाइनरीज वगैरह उन पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। तो इसी चीज को उन्होंने टारगेट करते हुए अब जो है डायरेक्टली यानी कि वेनेजुएला पर अटैक किया है। उनके जितने भी वहां पर ऑयल भंडार हैं, ऑयल जितनी भी जगह जहां से ऑयल प्रोड्यूस होता है, उनकी जो वहां पर कैपिटल है कराकस, तो वहां पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। वहां पर उनकी अपनी सेना जो है तैनात कर दी गई है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू ओपेक डाटा, जो ओपीईसी का एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका डेटा क्या कहता है? वेनेजुएला अकाउंट्स फॉर अबाउट 3.5% ऑफ द ओपेक्स टोटल ऑयल एक्सपोर्ट्स, अबाउट 1% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाईज, यानी कि 3.5% पूरे विश्व का जो है वेनेजुएला एक्सपोर्ट करता है ऑयल। ये चीज जो है अमेरिका को पसंद नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का जो ऑयल चाहिए था, यानी कि एक तरह से हैवी ऑयल या फिर सघन ऑयल अमेरिका को चाहिए था, तो वो वेनेजुएला में मिलता है। इसके साथ ही वेनेजुएला जो है वो अमेरिका के नजदीक नेशन है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, तो यहीं पर है वेनेजुएला। तो अब यहां से अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट करना बहुत ही आसान है, यानी कि कम खर्च रहेगा। यहाँ पर उसका क्या है? खर्च कम होगा, यानी कि उसको सस्ता तेल बहुत ही आसानी से मिल सकता है। लेकिन जो वेनेजुएला था उसके अमेरिका के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं थे, यानी कि जो निकोलस मादुरो की सरकार थी वो पूरी तरह से ही एंटी ट्रंप या फिर एंटी अमेरिका हम कह सकते हैं, एंटी यूएस थी। तो इसी तरह उन्होंने सबसे पहले मादुरो को ही पकड़ा ताकि जो है उनके देश पर कंट्रोल किया जा सके। कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये निकोलस मादुरो जो थे, इनकी जितनी मतलब इनकी जो सरकार थी, गवर्नमेंट, वो अवैध थी और उन पर जो है ड्रग तस्करी के आरोप लगाए गए, जिसके कारण उनको उठा लिया गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट, ये है हमारा एडिटोरियल। एडिटोरियल क्या कहता है हमारा? ये बात करता है चाइना के बारे में। चाइना के बारे में क्या? 2026 की शुरुआत में चाइना का रुख क्या है? हब्रिज एंड कॉशन, यानी कि अहंकार और सावधानी के बीच जब 2026 की शुरुआत होती है तो अमेरिका का रुख किस तरफ आता है? तो ये जो एडिटोरियल है ये अशोक के कांता, यानी कि पूर्व राजदूत एम्बेसडर रह चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ, 2026 के शुरुआत में चीन की विदेश नीति रणनीतिक स्थिति के बारे में बताते हैं कि उनकी विदेश नीति क्या है, उनकी रणनीति क्या है। लेखक क्या कहते हैं कि चीन को एक परस्पर विरोधी यानी कि पैराडॉक्सिकल शक्ति के रूप में दिखाते हैं, जो कि आंतरिक चुनौतियों से जूझते हुए भी बाहरी रूप से आत्मविश्वास, इसके साथ आक्रामकता का रुख अपनाता है। यानी कि भले ही चीन में अभी जो है थोड़ी इकोनॉमी को लेकर क्राइसिस चल रहा है या फिर किसी भी चीज को लेकर आंतरिक उनके बीच चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी बाहर वो पूरी तरह से ही आक्रामकता वाला रुख दिखाता है कि वो आक्रमण करने से पीछे नहीं हटता। इसी तरह ये बताता है कि आर्थिक चुनौतियां हैं लेकिन रणनीतिक आत्मविश्वास अभी भी बना हुआ है। तो इसमें क्या कहते हैं, घरेलू जो चीन की घरेलू डिमांड है वो कमजोर होने पर वहां पर संपत्ति का संकट और डिफ्लेशन के कारण आर्थिक दबाव बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस पर जोर दे रहा है, यानी कि एक तरह से वो सेल्फ रिलायंस कंट्री बनना चाहता है। इसके अलावा उनकी जो 15th पंचवर्षीय योजना 2026 से लेकर 30 के बीच है, उसमें सप्लाई चेन की सुरक्षा, पूरी चेन में ब्रेक थ्रू पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा निर्भरता पर, जो निर्यात है उस पर निर्भरता बढ़ी है, यानी कि एक्सपोर्ट करने पर,
और इससे क्या हुआ, घरेलू जो कमजोर डिमांड थी उनकी उनकी भरपाई कर रही है। इसके अलावा घरेलू नियंत्रण और विदेशी विस्तार कैसा है चीन का अभी? घरेलू सतह पर अगर देखें तो राजनीतिक नियंत्रण जो है उनका काफी कड़ा रुख है, उसका राजनीति का हम देखने को मिलता है, जो शी जिनपिंग है उनका काफी ज्यादा कड़ा रुख देखने को मिलता है। इसके अलावा विदेश में कूटनीतिक संस्थागत पहुंच को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि जैसे कि डिप्लोमेटिक नेशन है पूरा, ये मतलब अपनी डिप्लोमेसी को बढ़ाना चाहता है चाइना। जैसे कि इन्होंने बांग्लादेश को पूरी तरह ही अपनी साइड कर लिया। अभी हमने देखा कि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी वो भारत में खेलना नहीं चाहते, मतलब कि वहां की जो सरकार हम कह सकते हैं बांग्लादेश की पूरी तरह से ही प्रो चाइना है। तो इसी तरह ये जो विरोधाभास है चीन की व्यवस्था की, जितनी भी चिंता, इसके अलावा एनेक्शियस एंड जो असर्टिव है, दोनों को ही उजागर करता है। शी जिनपिंग का नेतृत्व क्या, आत्मविश्वास से भरा हुआ, यानी कि शी जिनपिंग क्या कहते हैं कि वो मतलब आत्मविश्वास, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन आंतरिक स्थिरता भी एक चिंता है। हालांकि वो देखने में ऐसे लगता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा उनके पास एक तरह से कॉन्फिडेंस है, उनके देश में कुछ ऐसे बुरी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी आंतरिक जो स्थिरता है अगर वो डगमगाती है तो फिर चीन में भी बहुत बड़े क्राइसिस आ सकते हैं। इसके अलावा हालिया घटनाएं अगर हम देखें तो भारत ने क्या किया है, अब देखिए जो पाकिस्तान है, आपने देखा ही होगा अभी एक बयान आया, कल आया था न्यूज में बयान कि जो पाकिस्तान है उसने पूरा अपना क्रेडिट दिया है चाइना को भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने का। लेकिन भारत इस चीज को खारिज करता है, भारत इस चीज को डिक्लाइन करता है, लेकिन पाकिस्तान ने समर्थन किया इस चीज का। इसके अलावा ये दावा क्या है, चीन के अहंकार का एक उदाहरण दिखाता है कि किस तरह से चीन ने जो है मतलब वो अपना अहंकार दिखा रहा है, खुद को पूरे विश्व का एक शांति दूत दिखाना चाहता है, जैसे कि ट्रंप करता है। यानी कि ट्रंप की तरह चीन भी अपने उसी रुख पर, उसी कदम पर चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इसके साथ ही जो शी जिनपिंग है उसके लिए 2026 के लिए जो अधिक एक्टिव जो मैक्रो नीतियां हैं, यानी कि प्रोएक्टिव मैक्रो पॉलिसीज उनकी घोषणा की उन्होंने, जिसमें क्या है 5%, 50 नहीं है यहाँ पर 50%, सॉरी 5% जो है इन्होंने विकास की बात कही है, विकास लक्ष्य और घरेलू समर्थन इसमें शामिल है। इसके अलावा चीन क्या है, सावधानी से अपनी आर्थिक सुधार करता नजर आ रहा है, लेकिन विदेश नीति में उसके जितने भी अहंकारी दावे हैं उनसे अपने प्रभाव को भी वो बढ़ाना चाहता है। इसी तरह ताइवान, दक्षिण चीन सागर और भारत के संबंधों में भी दिखता है। अब देखिए इंडिया चाइना रिलेशंस पर क्या कहते हैं। इंडिया चाइना रिलेशंस इन 2025 एक मिनट, हाँ, विटनेस्ड कॉशंस सब स्टेबलाइजेशन बट नो सब्सटेंसिव प्रोग्रेस ऑन स्ट्रक्चरल इश्यूज। यानी कि भारत और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो थोड़े मतलब हम कह सकते हैं थोड़े स्टेबलाइजिंग है, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। द समिट लेवल मीटिंग इन द जो तियानजिन में मीटिंग हुई थी अभी, एंड अदर हाई लेवल एक्सचेंजेस हेल्प्ड रीबिल्ड अ डैमेज्ड रिलेशन, यानी कि जो भारत के चाइना के साथ रिलेशन डैमेज हो चुके थे उनको फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए कुछ समिट हुए थे चीन और भारत के। हालांकि पूरी तरह से ये सिचुएशन क्या है, चीन ना एक ऐसी कंट्री है चीन कि अगर वो मान लीजिए किसी देश के साथ दिखाने के लिए अच्छे संबंध सिर्फ वो उसी के साथ रखता है जो उसको पूरी तरह से सपोर्ट करता है, या फिर जो अपनी जगह है यानी कि जो अपना एरिया अपना क्षेत्र जो है वो चीन को दे तो उसी को फुली सपोर्ट करता है। इसी वजह से जो चीन है उसके भारत के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि चीन जो वो भारत के क्षेत्र को हथियाना चाहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि उसका हर लगातार अरुणाचल प्रदेश पर दावा रहता है। इसके अलावा ऊपर लद्दाख का जो एरिया वहां पर भी चीन जो हमेशा अपनी नजर बनाकर रखता है कि वो लद्दाख के क्षेत्र को भारत से छीन ले। तो इसी तरह चीन जो है एक तरह से भारत के साथ खुद भी रिलेशन अच्छे नहीं करना चाहता, भारत चाहे कितनी भी कोशिश करे, लेकिन अगर चीन ऐसा रुख अपनाएगा तो भारत भी मजबूर है चीन के साथ ऐसा रुख अपनाने के लिए। तो इसी तरह जो चीन है वो 2026 में एक ऐसी शक्ति बनता जा रहा है जो कि कमजोरियों के बावजूद काफी ज्यादा एस्पिरेशनल है, यानी कि उसमें कमजोरियां तो है चीन के। अभी हम देखते हैं चीन जो कंट्री है उसमें बहुत सारी क्राइसिस चल रहा है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से एस्पिरेशनल है। इसके अलावा भारत और विश्व को जो है चीन की इस दोहरी रणनीति यानी कि अहंकार के साथ उसकी जो सावधानी है उसको समझकर इससे काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
ठीक है। तो इसी तरह भारत को इन सभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और चीन जैसे कंट्री से, यानी कि एक तो हमारा वो पड़ोसी है, दूसरा उससे हमारी इतनी बनती नहीं है ना, तो उससे हमें बचकर सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज, ये भी है चाइना की न्यूज। तो चाइना ने अभी जो, यानी कि उनके जो चाइना 4 ग्लोबल इनिशिएटिव्स फोरग्राउंड अ पीपल सेंटर्ड अप्रोच फॉर पीस, यानी कि अब शांति के लिए जो चीन क्या कर रहा है, उनकी 4 विश्व की पहले है, उनको जन केंद्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। कौन कौन सी पहले हैं? सबसे पहली क्या है? ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यानी कि जीडीआई, जीडीआई इसकी ये जो पहली पहल है, ठीक है। तो इसमें चीन क्या कहता है, ये जो पहल है विकास को सभी का साझा लक्ष्य मानती, कहती है कि विकास जो है वो लोगों के लिए होना चाहिए, लोगों के द्वारा और लोगों के साथ होना चाहिए। यानी कि जो विकास अगर किसी देश का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के लोगों के लिए ही होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इसका उद्देश्य क्या है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को सुधारना, गरीबी कम करना और सभी के लिए बराबर जो है इक्वल जो है अवसर, इक्वल मतलब बराबर मौके पैदा करना। इसके अलावा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जीएसआई इसकी दूसरी पहल है, जीएसआई। तो इसमें क्या कहता है चीन कि इसका क्या है कि सुरक्षा को आम लोगों की भलाई के लिए आवश्यक, यानी कि जितनी भी आम जनता है उनकी जो है सुरक्षा की जाए। तो सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना, मतभेद संघर्षों को शांतिपूर्ण बात वार्ता सम्मान के माध्यम से हल करना ताकि सबका जीवन सुरक्षित हो। इसके अलावा तीसरी क्या है? जीसीआई, तीसरी पहले ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, यानी कि जितनी भी अलग अलग डाइवर्सिटी है, यानी कि संस्कृति को लेकर उसमें आपसी सम्मान, सीख, शिक्षा, संस्कृति का आदान प्रदान, इन सभी चीजों को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा? व्यक्ति की गरिमा, मूल्यों की रक्षा होगी। इसके अलावा लास्ट जो इसकी फोर्थ पहल है जीजीआई, यानी कि ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, यानी कि ये एक तरह से नई पहल है। किस तरह से? यानी कि पूरे विश्व का जो शासन है, व्यवस्था को, उसको अधिक न्यायपूर्ण बनाना, न्याय को ध्यान में रखकर। इसके अलावा उसको अधिक समावेशी बनाना, लोगों की भलाई के लिए केंद्र, यानी कि लोगों की भलाई की जा सके। तो ये अलग अलग उसकी पहले हैं चीन की। और इससे क्या सुनिश्चित होता है? जीजीआई से, यानी कि ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, कि सभी देशों और लोगों की भागीदारी और हित इसमें शामिल होने चाहिए। ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स इनके शुरू। अब देखिए जन केंद्रित क्या मतलब कि लोगों को सबसे ऊपर रखा जाए, जो भी काम किया जाए, अगर विकास किया जाए, अगर कोई नई चीज की जाए तो सभी लोगों के लिए होनी चाहिए। विकास का क्या लक्ष्य होता है कि लोगों की जो रोजमर्रा की लाइफ है उसमें सुधार करने। सुरक्षा का अर्थ क्या? कि सबकी शांति, स्थिरता, इसके अलावा सुगम जीवन, यानी कि सबको, कोई भी खुद को अनसेफ फील ना करे किसी भी एरिया में रहते हुए। इसके अलावा सभ्यता, यानी कि संस्कृति, एक दूसरे की संस्कृति को सम्मान देना। इसके अलावा शासन का क्या अर्थ है कि जो भी फैसले होंगे वो जो है लोगों, मतलब उन फैसलों में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए पूरे विश्व के फैसलों में। तो इसी तरह ये पूरी मतलब 4 पहले जो है ये जन केंद्रित है। इसी तरह ये जो 4 पहले है ये चीन की है, लेकिन इसके साथ ही ये जो चीन अब नई नई जितनी भी इनिशिएटिव्स निकाल रहा है, ये मतलब कर रहा है, ये हो सकता है आने वाले समय पर जो है कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए एक ये रणनीतिक रूप से, यानी कि एक तरह से डिप्लोमेसी की तरह इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यूज, जितनी भी थी हमने कवर कर ली, इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो। अब देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, यानी कि एक एक्ट के बारे में आपको याद रखना है। ट्रांसजेंडर पर्सन का एक एक्ट है, एक्ट 2019 में आया था। विच अथॉरिटी मस्ट असाइन अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन टू अ ट्रांस पर्सन, यानी कि कौन सी अथॉरिटी जो है वो सर्टिफिकेट देती है ट्रांस पर्सन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें अलग अलग अथॉरिटीज हैं, जैसे कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस है, इसमें आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, या फिर कल के जो हमारा सेशन रहेगा उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।